गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको परवीन यादव, मैथ टीचर ऑन माय यूट्यूब चैनल डू मैथमेटिक्स विद पीवाई। आज हम 12th का एक टॉपिक सीबीएसई पैटर्न बेस पे 12th का एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। जो अभी अपकमिंग एग्जाम 12th होने वाले हैं, 12th के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी का जो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज क्या है। प्रोबेबिलिटी अभी जो सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्रोबेबिलिटी आई थिंक 6 to 9 मार्क्स की पूछी जा सकती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बेस पे। तो आज हम जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे वो 12th बेस पे डिस्कस करेंगे। और 12th बेस पे जो प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी की जो नॉर्मल बेसिक नॉलेज है, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो 12th बेस पे अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो हम आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो भी बातें करेंगे हम, वो पहले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बेस पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो समझाऊंगा। फिर इसका जो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कैसे हम कोई भी इवेंट गिवन होते हैं उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, वो पहले डेफिनेशन बेस पे समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ओके, डेफिनेशन मैं लिखता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। देखो, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है कि जैसे एक डाइस उछालते हैं हम, रैंडमली एक डाइस उछालते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसकी जितने भी पॉसिबल आउटकम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे एक डाइस उछाली आपने, कोई भी रैंडमली एक डाइस आपने रोल की, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं। डाइस के आपको पता है डाइस के फेसेस पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप एक बार डाइस उछाल सकते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। तो 1 2 3 4 5 6 जो पॉसिबल आउटकम है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के अंदर लिखोगे तो इसको तो हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। और जो सैंपल स्पेस है उसके जितने भी सबसेट हैं वो इस डाइस को जो रोल किया है, जो हमने ये रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसके वो क्या हो जाएंगे, ये जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है उसके जितने भी जो सैंपल स्पेस बना उसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाते हैं, इवेंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि ए और बी टू इवेंट्स है एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। हम किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसको हमें फाइंड करना है। व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्स, मींस बी की जो प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है कि जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही अकर हो चुकी है, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज अकर्ड। ठीक है, ये गिवन दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके साथ 2 इवेंट एसोसिएटेड है। एक इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो इवेंट, जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो वो बी इवेंट के ऊपर एक तरह से डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, बी इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए इवेंट से हम पहले ही उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे इसको मैथमेटिकली अगर डिनोट करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका एक फॉर्मूला है, हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे अभी क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो आप बेसिकली क्वेश्चन सोल्व करो, बस क्वेश्चन ओरिएंटेड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको अगर मैं मैथमेटिकली, इसका जो फॉर्मूला जो ड्राइव है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या है, हम इसमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिखा होगा आपकी बुक में, जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में किस कौन सा इवेंट जो हमें पहले फाइंड करना है, मींस वो गिवन है। गिवन बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट बी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, गिवन होगी। तो उसको हम, जो गिवन होगी वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है वो न्यूमरेटर में। इसका मीनिंग क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है। तो उसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे अगर मैं रैंडमली एग्जांपल लूं तो मान लो कि आपके पास एक बैग है, इसको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझो। तो एक बैग है, उसके अंदर मान लो कि आपके पास 3 व्हाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 व्हाइट बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। आपको 2 बॉल्स रैंडमली 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि एक बॉल आपने निकाली रैंडमली, कोई भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, उसको वापस से बैग के अंदर पुट नहीं करना, ठीक है। तो देखो ये किस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये हमारा कंडीशनल बेस्ड प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। जैसे आपके पास 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल्स है। मान लो कि मैं फर्स्ट केस में, फर्स्ट ड्रॉ में मैं व्हाइट बॉल निकालता हूं, तो फर्स्ट ड्रॉ को मैं इवेंट ए कंसीडर करता हूं। इवेंट ए हमारा क्या है, फर्स्ट ड्रॉ है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ में अगर मैं व्हाइट बॉल निकालता हूं तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमें सिंपल व्हाइट बॉल निकालनी है। आपके पास टोटल बॉल कितनी है, 3 + 2 5, तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 5, ओके। व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल आपके पास 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 3/5, ओके। ये कंसेप्ट तो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड बॉल ड्रॉ कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट आपको वापस से व्हाइट बॉल अंदर नहीं डालनी है बैग के अंदर। तो एक बात बताओ कि बैग के अंदर अगर मैं व्हाइट बॉल वापस नहीं डाल रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉल्स चेंज होगी ना, हमारी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रह जाएंगी। व्हाइट बॉल एक निकल चुकी है, तो हमारे पास व्हाइट बॉल कितनी बची, 2, और ब्लैक बॉल कितनी बची हमारे पास, 2। तो ए बॉल मींस व्हाइट बॉल निकलने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बॉल्स कितनी रह गई, 4, और रिमेनिंग व्हाइट बॉल्स कितनी रह गई, रिमेनिंग व्हाइट बॉल्स कितनी रह गई, 2। अब मैं इनमें से कोई भी बॉल ड्रॉ करता हूं, वो व्हाइट भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। अगर मैं व्हाइट बॉल ही वापस से ड्रॉ करता हूं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको मैं इवेंट बी कंसीडर करता हूं। इवेंट बी जो हमारा सेकंड ड्रॉ है, इवेंट बी हमारा क्या है, सेकंड ड्रॉ। तो सेकंड ड्रॉ में अगर मैं मान लो व्हाइट बॉल ही वापस निकालता हूं, व्हाइट बॉल निकल रही, सेकंड ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकल रही, प्रोबेबिलिटी में चेक करता हूं तो व्हाइट बॉल हमारे पास रिमेनिंग कितनी बच गई, 2, और टोटल बॉल कितनी बच गई, 4। तो प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो कितनी बची हमारी, 2/4, 1/2। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b। क्यों, क्योंकि ये, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a, सॉरी b/b, a/b नहीं b/a। क्यों, क्योंकि ये जो b इवेंट है जिसमें हम सेकंड ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ए इवेंट पे डिपेंड कर रही है। क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि ए इवेंट में व्हाइट बॉल निकल चुकी है, और व्हाइट बॉल निकली तो यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो गई और हमारी व्हाइट बॉल्स जो बची हैं वो भी चेंज हो गई, तो इसलिए ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a जो क्या आएगी हमारी 1/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको इसके डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। अब बेसिकली क्वेश्चन जो आएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जो क्वेश्चन आएगा वो, उसमें आपको ये पहचानना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही अकड़ हो चुकी है। तो वहां पे लिखा होगा स्पष्ट तौर पे कि वहां पे या तो गिवन लिखा होगा या इफ की कंडीशन गिवन होगी पहले ही। तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को बेसिकली प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है या कंडीशनल सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या बेस्ड थ्योरम। हालांकि सभी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, बट हमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये बेस्ड थ्योरम पे है या सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे है। तो आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है कि हमारे पास ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या बेस्ड थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें बस इस टाइम हमें ये फॉर्मूले पे फोकस करना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो उसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी नॉन जीरो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी नॉन जीरो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी जीरो आ गई तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड मींस इंफिनिटी। ठीक है, अगर इसको मैं रैंडमली फिर से चेंज करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मान लो कि आपके पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पहले से अकड़ हो चुकी है तो नीचे आएगा, बी की आपको फाइंड आउट करनी जो डिपेंड कर रहा है ए पे, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वैलिड कब रहेगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये वैलिड कब रहेगा, ये तभी वैलिड रहेगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि समथिंग नॉन जीरो अपॉन जीरो इनफिनिटी बन जाएगा, अदरवाइज हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। अब बेसिकली आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड कर रहे हो उसमें भी है तो ये किसी न किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी इवेंट ए होता है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 या इनके बीच में लाई करेगी। इसी बेस पे हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात करो या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की बात करो, ये मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। ये भी मैक्सिमम और मिनिमम 1 और 0 के बीच लाई करेगी। ठीक है, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। और हाँ, एक बात और, जो आपने सेट थ्योरी में 12th क्लास में सेट थ्योरी में जो आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सेट थ्योरी में, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस टाइप के फॉर्मूले हैं। एक ट्रिक है, सिंपल से ट्रिक तो क्या है, एक सिंपल सी बात है कि जैसे एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिखता हूं अभी, फॉर्मूला जो है वो ये है, जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला आपको अगर सेट थ्योरी का याद है तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दो इवेंट है इस टाइम, प्रोबेबिलिटी में ये क्या है, दो इवेंट है। इवेंट बेसिकली होता तो सबसेट ही है ना सैंपल स्पेस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड, सेट थ्योरी में आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि भाई हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम बेसिकली मैथमेटिकली अगर डिनोट करें तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह ए सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर सेट थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो सेट थ्योरी में कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सी, जो होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करोगे तो उसका क्या आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी में बात करूं, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि इसके अंदर ए सेट के एक भी एलिमेंट नहीं है, बाकी उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट है उसके सारे एलिमेंट है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट हम रिप्लेस कर देते हैं सैंपल स्पेस से। आपको सिंपल एक तरीका याद रखना है बस, और ए कोई भी इवेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कोई भी इवेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट उसका इवेंट ना है, मतलब एक इवेंट नहीं है, उस इवेंट के एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। तो यहां से एक फॉर्मूला डिफाइन होता है कि कोई भी इवेंट ई या कोई भी इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को माइनस कर दो। या मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मीनिंग क्या है कि ए की न होने की प्रोबेबिलिटी, तो किससे कैसे डिफाइन करोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप माइनस कर दोगे। कहने का मीनिंग क्या है कि मान लो कि एक इवेंट ए है और ए बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इवेंट ए, जो इवेंट ए नहीं है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो क्या आता है, सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। ठीक है, अब मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार की बात करता हूं तो क्या होगा, फॉर्मूला ये देखो, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर दो तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार।
ओके ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार, आप लोगों को पता है ए यूनियन ए बार का मीनिंग क्या होता है भाई, सेट ए इवेंट ए है और इवेंट ए के एलिमेंट नहीं है, तो उन दोनों का यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल, जो क्या इक्वल है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। और आप लोगों को पता है कि कोई भी सेट ए है और ये है नॉट सेट ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा 5, क्योंकि कॉमन इनमें कुछ भी नहीं होता, तो ए इंटरसेक्शन ए बार हमेशा क्या होता है 5। और 5 का मीनिंग क्या होता है, 5 नंबर मतलब ये 5 सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते, और किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते, उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगी, 0 माइनस 0। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आ गया, ठीक है। सैंपल स्पेस गिवन है, उसी की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ एलिमेंट, सैंपल स्पेस में मान लो n एलिमेंट है तो n डिवाइडेड बाय n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, ये होती है 1 की इक्वल। तो यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार। और यहां से फार्मूला आप ड्राइव इजीली लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जो मेन फार्मूला हमने जो पढ़ा है ये आपको याद होना चाहिए, सिंपल मेन फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है कि भाई मैथमेटिकली अगर डिनोट करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद होना चाहिए। इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं नॉर्मली, वो बीच बीच में मैं ड्राइव कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10, सम इज 10। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, साथ में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। और ग्रेटर, सम 10 हो या 10 से ज्यादा हो, इफ, देखो इफ की कंडीशन आ गई ना, जब मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जब डेफिनेशन डिफाइन की थी तो उसमें मैंने बोला था कि इफ की कंडीशन या गिवन कंडीशन, वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, मींस 5 अपीयर हो चुका है पहले डाइस पे, तो सबसे पहले इफ की जो भी कंडीशन है इसकी प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी पे ये जो सम 10 और ग्रेटर है इसकी प्रोबेबिलिटी पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कितनी डाइस है, पेयर ऑफ फेयर डाइस मींस 2 डाइस है, 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो व्हेन वी थ्रो 2 डाइस या व्हेन वी थ्रो पेयर ऑफ डाइस, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, एक डाइस को जब हम उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितनी आती है, 6। 2 डाइस को उछालेंगे एक साथ तो पॉसिबल आउटकम आएंगी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास सैंपल स्पेस पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। ये तो हमने सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले अब हम इनको इवेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर और इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग let A be the event of getting sum is 10 or greater, सम 10 या 10 से ज्यादा हो, सम 10 या 10 से ज्यादा हो, तो उसको हमने किससे कंसीडर कर लिया, A इवेंट से। इसी सिमिलरली B be the event of getting या B be the event if 5 appears on the
first dice. B be the event 5 appears on the first dice. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ए इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। और आप लोगों ने 10th में खूब पढ़ा होगा कि भाई कोई भी दो डाइस उछालते हैं तो उसके पॉसिबल इवेंट कितने आएंगे। सैंपल स्पेस में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो इस टाइप से आपने खूब लिखा होगा भाई 1 1 आएगा, दोनों डाइस पे 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस टाइप से। और फिर ये सीरीज चलती जाएगी 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 ऐसे लास्ट में 6 1 6 2 6 अप टू 6 6। ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे 36 आती हैं। ओके, अब ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 10 और ग्रेटर। कहने का मीनिंग क्या है कि दो डाइस एक साथ उछाली हैं तो उनके जो फेसिस में नंबर आएंगे उनका सम या तो 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकती है ए के, तो ए के पॉसिबल आउटकम्स हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या क्या आएगा, मान लो कि पहली डाइस पे 1 लेता हूं मैं, तो दूसरी डाइस पे मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है 6, बट इनका सम करेंगे तो कभी भी 10 या 10 से ज्यादा नहीं आएगा। तो पहली डाइस पे हम क्या डिफाइन करें, पहली डाइस पे हम मान लो 2 डिफाइन करता हूं मैं, तो 2 के बाद दूसरी डाइस पे मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है कि भाई ऐड करने पे 10 आए, 6 हो सकता है मैक्सिमम, 6 + 2 8, ये भी 10 आएगा। 3 के केस में भी नहीं आएगा, तो पहली डाइस पे 4 आए और दूसरी डाइस पे 6 आए, इन दोनों का सम क्या होगा 10 होगा। सेकंड, पहली डाइस पे 5 आए दूसरी डाइस पे 5 आए, इन दोनों का सम भी क्या है 10। पहली डाइस पे 6 आए दूसरी डाइस पे 4 आए, इन दोनों का सम भी क्या होगा 10। उसके अलावा और पॉसिबल आउटकम, पहली डाइस पे 5 दूसरी डाइस पे 5, उसके बाद 6 वाला केस हो गया। अब पहली डाइस पे 6 आए और दूसरी डाइस पे भी 6 आए, इनका सम कितना होता है 12। 12 10 से तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है 10 और उससे ज्यादा। तो दूसरी डाइस पे 6 और पहली डाइस पे भी 6। उसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम आ सकती है, बताओ। पहली डाइस पे 6 और दूसरी डाइस पे 5, उल्टा करें तो 5 6। आई थिंक यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। देखो इनका सम 10, इनका सम 10, इनका सम 10, ठीक है। सम हमें 10 चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इन पे देखो सम 12 11 11। तो ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स किसकी, ए इवेंट की। सिमिलरली बी इवेंट की अगर मैं पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं तो बी इवेंट में क्या कह रहा है कि बी बी द इवेंट 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस। 5 पहले डाइस पे आना चाहिए, तो दूसरी डाइस पे कुछ भी आए तो 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। पहले नंबर पे कोई भी पहले प्लेस पे जो नंबर आता है वो फर्स्ट डाइस के फेस के ऊपर जो नंबर होता है वो लिखा जाता है। ओके, तो ये बी डाइस के नंबर ऑफ एलिमेंट ना बी इवेंट के नंबर ऑफ केसेस, जो भी पॉसिबल आउटकम है वो हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो आप देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ सकते हैं। 4 6 कहीं पे भी नहीं है, 5 5 है, 5 5 यहाँ पे है, 5 5 यहाँ पे है। उसके बाद 6 4 कहीं पे नहीं है, 6 6 6 6 में किसी में नहीं है, 6 5 5 6, एक ये पेयर, दो पेयर हमारे ऐसे जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ जाएगा आपका 5 5 और 5 6। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड किसकी करनी है, हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले से ही अकड़ हो चुकी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जिसका फॉर्मूला होता है जो अभी बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की रिक्वायरमेंट हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब आपके सामने बी के नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखे हुए हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स क्या है बी के 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 6/36 कैंसिल आउट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी जो बन गई है 1/6। ओके, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कौन कौन से सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, 2 से 18 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 1/18 एंड फॉर्मूले में पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6, और ये 6/18 और ये कैंसिल होके
आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये छोटा सा एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पे इफ की कंडीशन लगी है, उसको हम कौन सी प्रोबेबिलिटी मानेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हमेशा इफ के बाद जो कंडीशन या गिवन लिखा होता है उसके ऊपर हमेशा क्या करता है, डिपेंड करता है, और जिस पे डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे पहले, और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हुए बाकी की जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, पुट करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। अब छोटे छोटे और 2-3 कंसेप्ट है, उन बेस पे जो आपके पेपर में छोटे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली लगभग छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ उन्हीं बेस पे। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, और देखो सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया था सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी already occurred is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of B does not equal to 0. ठीक है, एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम, जो मैंने बताया था आप लोगों को, probability of A union B किसके इक्वल होते हैं, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, इन दोनों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पेपर में लगभग 90% ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपको कोई गलती नहीं करनी है, ये एक नंबर एक तरह से फ्री में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो करना क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, E and F are two events such that probability of E 0.6, okay, probability of F 0.3, probability of E intersection F 0.2, आपको निकालना है probability of E by F। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो हमारे पास गिवन है 0.2। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सारी चीजें गिवन है, बस आपको पुट करना है। तो पुट करना है, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय F की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। सिमिलरली आप खुद से कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप आगे कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सभी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बस आपको पुट करना है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं सीबीएसई में, और बस आपको ध्यान रखना है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ओके, अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, तो सेकंड पार्ट में देखो एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को। सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, जो सेकंड का सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं उसकी, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 5/8। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अबाउट कंडीशनल, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो कितना गिवन है आपके पास 3/4। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर पुट कर दो, तो देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे 3/4 में, यहीं पे पुट कर रहा हूं, तो ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारा 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारा 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या है 3/4।
अब देखो 5/8 प्लस 3/8 1 होता है, ये 1 हो गया, और यहाँ से मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, जो कैलकुलेट होने के बाद आएगा 1/4। आगे हमारे पास अब इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये हमारे पास गिवन था, ये गिवन था, पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी में 1/4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/8, और ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू 5, ऊपर चला जाएगा 8, 4 2 जा 2/5। ये छोटे क्वेश्चन में आते हैं, और सीबीएसई में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, उसमें एक चीज और ध्यान रखना है, कई बार स्मार्टनेस दिखानी भी होती है हमें छोटे क्वेश्चन में। क्या होता है कि उसमें एक्सप्लेन तो करना नहीं है आपको, सिर्फ आंसर टिक करने हैं। तो क्या करना है कि कई बार प्रोबेबिलिटी के 4 ऑप्शंस बना देंगे, ए बी सी डी, और आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और कभी भी 0 से कम नहीं होगी, बट उसमें 3 ऑप्शन मान लो नेगेटिव बना दें, जिनका आंसर नेगेटिव आ रहा है, चौथा आंसर पॉजिटिव, तो बिना कुछ सोचे समझे नेगेटिव को काट दो और डायरेक्टली, हमें कुछ करना नहीं है, टाइम सेविंग करना है, डायरेक्टली आप ऑप्शन डी टिक कर दो। मान लो कि 3 ऑप्शन ऐसे दे दे, कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे जिसमें 1 से ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी दे दे, तो वो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, उसको तो डायरेक्टली बिना कुछ सोचे तुरंत काट देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन सीबीएसई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार को आपकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं थर्ड का। गिवन क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो क्या है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी बार। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे a बाई बी लिखा था, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे क्या a बार बाई बी बार, तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इंटरसेक्शन बी बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। और आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कंप्लीट बार के इक्वल होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है डी मॉर्गन लॉ, जो हम किस में पढ़ते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। डी मॉर्गन लॉ, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी बार। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सेट थ्योरी में जितने फॉर्मूले हैं उन पे पी लगा दो तो प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। अब ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी होता तो एक सेट ही है ना, और उसका बार लगा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि मैंने इसको पूरा एक सेट मान लिया, जैसे ये बी सेट था ऐसे मैं इसको एक सेट मान लेता हूँ, उसकी बार की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसके सिंपल सेट की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, वो माइनस करना है। ठीक है, ये इवेंट, अब ये फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। ठीक है, इनका यूज करना है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 गिवन है, यहाँ पे पुट करोगे 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास फिर से गिवन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5। इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये एलसीएम लो, इसका 2/5 में से 1/5 गया तो 1/5 प्लस 1/3, और ये आएगा आई थिंक 8/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, पुट कर दो 1 माइनस 8/15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे,
7, तो ये आएगा 7/15 डिवाइडेड बाई 2/3, और ये आ जाएगा 7/15 नीचे 2 ऊपर 3, 3 से 5 पे चला जाएगा और ये आ जाएगा 7/10 आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 7/10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। पूछ लेते हैं सीबीएसई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड आउट करना है। तो बी बाई ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे डिफाइन करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट से मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं या 2-4 क्वेश्चंस और लगाते हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं उनको ड्राइव करके बताता हूँ। ओके ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 7, मींस सम ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, ठीक है, और उनके ऊपर जो फेसिस पे जो नंबर आते हैं उनका जो सम है वो ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या आ रहा है हमारा 7। फिर बोला है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, इस क्वेश्चन में तो पहले से बोल दिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1, कम से कम 2 तो अपीयर होना ही चाहिए। जब डाइस को 2 बार उछालते हो फेसिस के ऊपर 2 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मीनिंग होता है अगर एक बार आता है 2 तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा बार आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि ए इवेंट हम किसको कंसीडर करें और किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो इसको बी मानेंगे और हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्हेन वी थ्रो ए डाइस ट्वाइस, सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। ट्वाइस देन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे भाई, इज इक्वल टू 6 into 6। एक बार थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सिमिलरली सेकंड टाइम भी 6 पॉसिबल आउटकम तो साइमल्टेनियसली मींस एक साथ उछाली जाती है, एक साथ नहीं मींस 2 बार उछाली जाती है एक डाइस को, तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास 36। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा S हमारा क्या है, सैंपल स्पेस, उसकी कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36, एक काम हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमें इवेंट कंसीडर करना है, क्योंकि भाई अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है आपके पेपर में तो आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा, ऐसे थोड़ी ना है कि डायरेक्टली बस सर ये सोल्व कर दिया ना, पहले आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा। लिखने के लिए हमें पहले इवेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ए बी द इवेंट गेटिंग सम 7। ए इवेंट कंसीडर किया है कि जिसका सम क्या है 7। सेकंड इवेंट बी द इवेंट गेटिंग नंबर 2 appeared at least once, ठीक है। बी इवेंट हमने क्या कंसीडर किया है, नंबर 2 appeared at least one, या बी विद द इवेंट गेटिंग 2 at least once, ठीक है। ओके, तो ए में क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट आएंगे, तो ए इवेंट है गेटिंग सम 7 होना चाहिए। तो 7 सम कब होगा, एक बार उछाला डाइस तो 1 आया, दूसरी बार उछालोगे तो 6 आना चाहिए, तो सम 7 होगा। एक बार उछालोगे तो 2 आएगा, दूसरी बार 5 आना चाहिए। 3 आएगा तो सेकंड टाइम 4 आना चाहिए, 4 आएगा तो सेकंड टाइम 3 आना चाहिए, 5 आएगा तो सेकंड टाइम 2 आना चाहिए, और 6 आएगा तो सेकंड टाइम 1 आना चाहिए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारी ए इवेंट की है। सिमिलरली बी
बी विद द इवेंट टू हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, टू कम से कम एक बार आना चाहिए, तो पहले कम से कम एक बार वाला केस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो आएगा स्टार्टिंग में अगर 2 आता है तो कम से कम एक बार 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, ओके। फिर 1 2 भी होगा, नहीं कम से कम एटलीस्ट 1, तो इसमें 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके अलावा जो इसके अंदर जो इवेंट आएंगे वो 2 बार भी आ सकते हैं 2 2, इसके अलावा और इवेंट इसमें क्या आ सकते हैं तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो तो 2 2, और उसके अलावा और क्या आएंगे, 2 1 है तो 1 2 भी आएगा भाई, 2 1 है तो 1 2 आएगा, क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट पहले बार डाइस को चढ़ा तो नहीं आया 2, तो सेकंड टाइम आएगा तो वो भी एटलीस्ट वाले में कंसीडर होगा। 2 3 है तो 3 2 भी आएगा, 2 4 है तो 4 2 भी आएगा, 2 5 है तो 5 2 भी आएगा, 2 6 है तो 6 2 भी आएगा, और दोनों टाइम आएगा तो वो एक ही केस है 2 2, वो भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट मींस कम से कम होना चाहिए, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे बी इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स आ गए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखो कॉमन क्या है 1 6 नहीं है कॉमन, 2 5 है कॉमन, 2 5 2 5, उसके बाद 5 2 5 2 भी है हमारे पास यहाँ पे, ये 5 2, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 2 5 और 5 2, ओके। अब फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है, टू हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, वो इवेंट बी है तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो उसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेवर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36, तो 6 बाई 36 जो आपका हो जाएगा 1 बाई 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी क्या आ गई 1 बाई 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कितने हैं 2, 2 बाई टोटल कितने 36, तो ये आ जाएगा 1 बाई 18, ओके। अब पुट कर देते हैं इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो है वो आपकी आएगी 1 बाई 18 डिवाइडेड बाई 1 बाई 6 जो आएगा 1 बाई 3, ये हमारा आंसर है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी हमने इस टाइप का ही क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर आई थिंक पहला क्वेश्चन हमारा यही था 1 बाई 3, इस टाइप का ही था 1 बाई 3 आंसर। तो इसमें तो बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उस टाइप के क्वेश्चंस में इफ की कंडीशन थी या आपके पास गिवन की कंडीशन होगी, तो जो गिवन की कंडीशंस होती है या इफ की कंडीशंस होती है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही अकर्ड हो चुकी होती है, ठीक है, और आपको जो जिसकी निकालनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल, मींस इसके ऊपर भाई कंडीशन लग गई है कि सम 7 पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं, अब इसकी ऊपर ये कंडीशन लगी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेते हैं फिर उसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, और ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या गिवन है, अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली, ठीक है, टू बी ए बॉय और ए गर्ल्स। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फैमिली के पास 2 ही बच्चे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट। अब ये कंडीशंस जब भी मैंने बताया था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें जिस पे गिवन आ जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकलेगी, और प्रोबेबिलिटी उसको हम इवेंट अगर ए मानते हैं तो b बाई ए हो जाएगा, अगर उसको इवेंट हम b मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा a बाई b हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, अब इसके 2 पार्ट है क्वेश्चन के, ये पार्ट में करवा देता हूँ, ये इसका मैं सैंपल स्पेस बना, इसका जो बी इवेंट जो अभी कंसीडर करेंगे एलिमेंट में डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ए पार्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग गिवन क्या है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी है वो लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि लेट जी आई, मैं डिनोट करता हूँ कुछ मैथमेटिकल टर्म्स,
तो इसका जो सॉल्यूशंस मैं लिखूंगा उसमें मैं पहले लिख रहा हूं कि लेट GI and BI denotes the event that ith child is a girl, ith child is a girl or and boy respectively. मीन्स अगर मैं लिखूं G1 तो पहली लड़की, G2 सेकंड भी लड़की होगी। अगर मैं लिखता हूँ B1 तो इसका मीनिंग क्या है कि पहला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा। अगर मैं लिखता हूँ B2 तो पहला चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा ना B2, तो सेकंड चाइल्ड क्या होगा हमारा बॉय होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सैंपल स्पेस बढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं फैमिली में? तो दो क्या क्या हो सकते हैं भाई? बड़ा लड़का बड़ा लड़का हो सकता है, छोटी लड़की। एक कैसे बनेगा? बड़ा लड़की हो सकती है बड़ी और छोटा लड़का, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता किसी का लड़का ही ना हो, दोनों लड़कियां हो, तो बड़ी लड़की छोटी लड़की भी हो सकती है, दो चाइल्ड होनी चाहिए फैमिली। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लड़कियां ना हो, दोनों लड़के हो, तो बड़ा भी लड़का छोटा दूसरा लड़का, मीन्स दो बच्चे हैं। और सैंपल स्पेस में क्या होगा? मैं सैंपल स्पेस में डिफाइन करता हूँ कि भाई मान लो पहला बच्चा लड़की है, फैमिली में सेकंड भी लड़की है, ये केस हो सकता है फैमिली का। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बॉयज हो और सेकंड भी बॉयज हो। ऐसा हो सकता है कि पहला गर्ल्स हो सेकंड बॉयज हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बॉयज हो और सेकंड गर्ल्स हो। तो सैंपल स्पेस में इस टाइप की फैमिली हो सकती है जिनके दो बच्चे हैं कि भाई पहली लड़की दूसरी भी लड़की, पहला लड़का दूसरा भी लड़का ही हुआ, पहली लड़की दूसरा लड़का हुआ, पहले लड़का फिर लड़की हुई। तो ऐसी पॉसिबल फैमिली बना सकते हैं, दो बच्चों वाली हम फैमिली ऐसी बना सकते हैं जिसमें बॉय हो सकता है और गर्ल्स हो सकता है। अब मैं डिफाइन करता हूं इवेंट। हमें इवेंट भी कंसीडर करना है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ए बी द इवेंट दैट बोथ द चाइल्ड्स आर गर्ल्स। स्टार्टिंग में देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो मैंने ए इवेंट मान लिया कि बोथ चाइल्ड्स आर गर्ल्स। अब गिवन दैट, अब मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो बी बी द इवेंट दैट यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो मैंने उसको बी मान लिया। बी द इवेंट द यंगेस्ट child is girl। B with the event the youngest child is girl, ठीक है। अब ए इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डिफाइन करेंगे। तो ए इवेंट में क्या क्या आएगा मुझे बताओ? ए इवेंट में क्या बोला है? बोथ चाइल्ड्स आर गर्ल्स। तो ए इवेंट में क्या क्या आएगा? बोथ चाइल्ड्स गर्ल्स, ओनली ये आएंगे G1 और G2 भी पहली भी लड़की हो और दूसरी भी लड़की हो। बी इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? बी इवेंट में बोला है बी विद द इवेंट यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल का मतलब क्या है कि छोटा जो बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में लड़का होगा और सेकंड नंबर पे लड़की हो, छोटी लड़की रही, या स्टार्टिंग में लड़की हो गई तो दूसरी भी क्या हो जाए लड़की। तो ये क्या होगा हमारा बी इवेंट होगा। अब फाइंड क्या करना है? हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? बोथ आर गर्ल्स, मींस ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है? द यंगेस्ट इज गर्ल। बी हमारे पास पहले से क्या हो गया, ये अकड़ हो चुका है। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करना है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को आइडेंटिफाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है आपको, ये कॉमन एलिमेंट है G1 G2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड करना और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका? तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? एक ऐसी फैमिली, एक ही फैमिली है जिसमें गर्ल्स दोनों हो और
टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो कितने हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो 2/4 जो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मीनिंग है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम ए इवेंट की बी पहले से ही अकड़ हो चुका है। कहने का मीनिंग क्या है कि यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो गर्ल्स होगी और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो पुट कर दो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, तो ये आ जाएगा 2/4 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1/2। तो पहले का जो आंसर है ये आएगा हमारा 1/2। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा ए पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, तो बी पार्ट में बोला है कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो उसको आप कौन सा इवेंट कंसीडर कर रहे हो बी इवेंट, तो बी इवेंट हमारा क्या हो जाएगा बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो इसमें सेकंड पार्ट को मैं सोल्व करता हूं तो उसके लिए हमें बी इवेंट चेंज करना पड़ेगा, बी बी द इवेंट that at least 1 is गर्ल। कि फैमिली में एक लड़की तो होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो बी इवेंट में पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे भाई, पहली लड़की दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की, दोनों लड़कियां हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम एक हो दो हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों लड़के नहीं होने चाहिए। और ए इवेंट हमने फाइंड कर ही रखा है, ए इवेंट का मीनिंग क्या है बोथ आर गर्ल्स, तो ये ए इवेंट हम ऑटोमेटिकली वही लेके चलते हैं G1 G2। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बट बी हमारा क्या हो चुका है चेंज हो चुका है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारा फिर से G1 G2 आएगा और इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा 1/4 और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा आ जाएगा 3/4 ना सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा आ जाएगा 3/4। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1/3 आंसर। तो इसका जो आंसर है 1/3, इसका आंसर 1/2। ओके, तो बस इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको बस लैंग्वेज समझनी थी कि हमें ऐसी फैमिली बनानी है जिसमें 2 बच्चे होंगे और दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की, या एक पहले लड़का फिर लड़की, या पहले लड़की फिर लड़का। तो इस हिसाब से हमारे पास सैंपल स्पेस में 4 फैमिली बनी इस टाइप की। अब इसने बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स, दोनों की दोनों लड़कियां होनी चाहिए, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट उसके ऊपर कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो हम इवेंट कंसीडर करेंगे, पहले केस के अकॉर्डिंग ये इवेंट कंसीडर किया, बी इवेंट ये, हमें फाइंड आउट किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, बोथ आर गर्ल्स मींस ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन क्या है बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलरली इसमें बी इवेंट चेंज हो गया क्योंकि जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इवेंट क्या हो गया इस टाइम एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो बी इवेंट इसमें चेंज होकर ए सेम है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें ये कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आपको ऐसा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। और कमेंट जरूर करना भाई, और लाइक सब्सक्राइब तो आपको पता ही है वो तो करना ही होता है। ओके, थैंक यू।